आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, युग्मक जनन वाला। युग्मक जनन इसको बोलते हैं क्या, गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस देखो मैं बताई थी, गैमिटोजेनेसिस में बताई थी कि गैमिट्स का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, गैमिटोजेनेसिस, यानी गैमिट बनने की प्रक्रिया कहलाता है गैमिटोजेनेसिस। समझ में आ गया, गैमिट बनने की प्रक्रिया गैमिटोजेनेसिस। अब देखो हर जीव में, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जंतु, सभी में क्या होते हैं, गैमिट्स बनते हैं। और गैमिट्स हमेशा जनन कोशिकाओं में बनते हैं। कहां बनते हैं, जनन कोशिकाओं में। ये जैसे अगर हम लोग ह्यूमन केस में पढ़े, इसके पहले हम लोग पौधों में पढ़े थे, पौधों में क्या पढ़े थे, एंथर। गैमिट्स बनता था किसमें, एंथर में। और मेल, ये पौधे का जो प्लांट था उसका मेल भाग था क्या, एंथर, और फीमेल भाग था वो क्या था, ओवरी था। तो उसमें गैमिट्स का निर्माण होता है। अब हम लोग जनन चूंकि पढ़ रहे हैं किसमें, ह्यूमन में, तो ह्यूमन में भी क्या होता है, ह्यूमन में भी गैमिट्स बनता है। यानी अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो जनन कोशिकाओं से, यानी ह्यूमन के जनन कोशिकाओं यानी जननांगों से, और वो भी जननांग क्या है, मेन जननांग। जैसे मेल में क्या है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, टेस्टिस, और फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरी। यानी किसी ह्यूमन के जो जननांग है उसमें जो स्पर्म बनते हैं, यानी उसमें जो गैमिट्स बनते हैं, वो गैमिट्स बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, गैमिटोजेनेसिस। अब देखो गैमिटोजेनेसिस दो प्रकार के होगा ह्यूमन में, एक होगा मेल में। गैमिटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहां हो गई, एक होगा मेल में और दूसरा होगा फीमेल में। अब मेल में जो मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है, यानी मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये है टेस्टिस। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये है ओवरी। ध्यान देना तुम लोग, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, ये जरूर याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है और फीमेल का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है। तो मेल का प्राथमिक लैंगिक अंग है टेस्टिस और फीमेल का प्राथमिक लैंगिक अंग है ओवरी। मेल में भी दो टेस्टिस होते हैं, फीमेल में भी कितने ओवरी होती हैं, दो ओवरी होती हैं। अब कह रहा है टेस्टिस में, अब इस लैंगिक अंग में स्पर्म बनने की प्रक्रिया, स्पर्म, चूंकि मेल का जो गैमिट्स होगा उसका नाम है क्या, यानी ये गैमिट्स मेल का जो होगा इसको कहेंगे स्पर्म। यानी मेल के टेस्टिस से स्पर्म बनने की प्रक्रिया, इसी के नाम पे रखा गया है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस या हिंदी बोलेंगे शुक्र जनन। हिंदी क्या है इसका, शुक्र जनन। यानी मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से, यानी मेल के लैंगिक अंगों से स्पर्म या गैमीट का बनना कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन। इसी तरह फीमेल में क्या होगा, फीमेल में भी क्या बनेगा, गैमीट, ओवरी से गैमीट का निर्माण होगा और फीमेल में जो गैमीट बनेगा उसे बोलते हैं ओवम। तो इस प्रक्रिया को, यानी फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी मादा के प्राथमिक लैंगिक अंग से गैमेट्स यानी ओवम का निर्माण कहलाता है oogenesis। oogenesis। तो देखो गैमिटोजेनेसिस, यानी सिंपल भाषा में बोले गैमिटोजेनेसिस, तो गैमीट का यानी लैंगिक अंगों से गैमीट का निर्माण कहलाता है गैमिटोजेनेसिस। अब हम लोग ह्यूमन के केस में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन में मेल होता है और फीमेल। तो मेल में बनता है स्पर्म, टेस्टिस में क्या बनता है स्पर्म, और फीमेल में ओवरी से बनता है ओवम। तो मेल में जो टेस्टिस से स्पर्म बनेगा तो इस गैमिटोजेनेसिस को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में जो ये ओवरी से गैमीट बनेगा यानी ओवम बनेगा, इस गैमिटोजेनेसिस को बोलेंगे oogenesis। तो यानी गैमिटोजेनेसिस ह्यूमन में कितने प्रकार से, दो प्रकार से, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक, जिसमें अभी पढ़ेंगे क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस।
यानी शुक्र जनन। अब देखना शुक्र जनन यानी स्पर्म का निर्माण कैसे हो रहा है। यानी अब हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इसको बोलते हैं शुक्र जनन। शुक्र जनन की परिभाषा क्या हो जाएगा, यानी मेल के सेक्स ऑर्गन से, मेल के लैंगिक ऑर्गन से शुक्राणु का निर्माण ही कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन। लेकिन ये कहना आसान है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, कि मेल के लैंगिक अंगों से स्पर्म का बनना कहलाएगा क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, जिसमें देख लो कि हम लोग पढ़े थे कि ये क्या था, टेस्टिस। मेल में कितने टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस, और इस टेस्टिस में कम से कम 250 टेस्टिल्यूवर, ये टेस्टिलोब्यूल होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। इस टेस्टिकुलर, और इसकी संख्या होती है लगभग कितना, 250। यानी ये मेल का क्या है, टेस्टिस, और टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस में 2 टेस्टिस है, तो प्रत्येक टेस्टिस को हम लोग लेकर चल रहे हैं, प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में समझना 1 से 3 सेमनीफेरस शुक्रजन नलिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसको बोलते हैं हिंदी में शुक्रजन नलिका। यानी एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब हम एक, और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में निर्माण होता है स्पर्म का, तो हम एक इधर ले रहे हैं क्या, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल ले रहे हैं, और उसमें ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ले रहे हैं। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को हम ऐसे निकाल लिए, तो ये क्या होती है, कोशिकाओं से अंतरित होती है, कोशिकाओं से बनी होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कोशिकाओं से बनी होती है। इन कोशिकाओं को बोलते हैं जनन कोशिका। और जो ये लेयर होती है, जो कोशिकाओं का लेयर बना होता है, इस लेयर को बोलते हैं जननिक उपकला। इस लेयर को क्या बोलते हैं, जननिक उपकला, यानी जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम इस कोशिकाओं के लेयर को, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कोशिकाओं से अंतरित होती है, इससे बोलते हैं जननिक उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम। इस जर्मिनल एपिथेलियम जिन कोशिकाओं से अंतरित होती है, इस कोशिकाओं को बोलते हैं जनन कोशिका या मूल कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, जनन कोशिका या मूल कोशिका। जनन कोशिका, देखना किससे निर्माण हो रहा है। अब इसके अंदर जो कोशिका है उसको बोलते हैं जनन कोशिका या मूल कोशिका। इन कोशिकाओं में वृद्धि होती है, इन कोशिकाओं में क्या होने लगती है, वृद्धि होती है, और वृद्धि होकर ये कोशिकाएं बना लेती हैं, समसूत्री विभाजन होता है। इसमें कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। और देखो सारी कोशिकाएं इस समय क्या है, 2n है, सभी कोशिकाएं डिप्लॉयड है, सभी में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। अब इन कोशिकाओं में वृद्धि होने लगती है, और वृद्धि होके एक कोशिका कितने में बन जाती है, एक कोशिका बढ़ जाती है 2 में, एक कोशिका बन जाती है 2 में। और जब समसूत्री विभाजन होती है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है, जैसे मेन था वैसे ही रह जाती है। और इस कोशिका को बोलते हैं जनन स्टेम सेल। इसको क्या बोलते हैं, जनन स्टेम, शुक्रजन स्टेम सेल, शुक्रजन स्टेम सेल। ध्यान देना, अब इन कोशिकाओं को बोलते हैं शुक्रजन स्टेम सेल। अब पुनः इसमें क्या होता है, इस शुक्रजन स्टेम सेल, अब मैं यहां से ले रही हूं, बन गई क्या, ये कोशिका 2 कोशिका बन गई 2n, इसको बोले हमने शुक्रजन स्टेम सेल। अब पुनः इसमें समसूत्री विभाजन होता है। अब इसको हम एक छोड़ दे रहे हैं, पुनः समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन से
पुनः ऐसे कोशिका का निर्माण होता है, फिर ये कोशिका 2 बनती हैं और ये भी क्या होती है 2 और इस कोशिका को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम। देखना ये कैसे प्रोसेस चल रही है कि अभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो कोशिकाएं हैं, जो लेयर कोशिकाएं बनाती हैं, उस कोशिका को जनन कोशिका बोलते हैं। उस जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होती है और शुक्रजन स्टेम सेल बनाती हैं। शुक्रजन स्टेम सेल विभाजित होकर समसूत्री विभाजन द्वारा पुनः क्या बनाती हैं स्पर्मेटोगोनिया। एक सेल को स्पर्मेटोगोनिया, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, लेकिन एक सेल को, अगर एक सेल है तो इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनियम। अब इसी स्पर्मेटोगोनियम में से कुछ कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के लिए क्या हो जाती है तैयार हो जाती हैं। ध्यान देना, यहां तक अभी समसूत्री विभाजन हुआ, लेकिन इन्हीं सारी, बहुत सारी कोशिका बनी रहती है, इन्हीं सारी कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं अर्धसूत्री विभाजन के लिए तैयार हो गई। मान लो ये कोशिका क्या हो गई अर्धसूत्री विभाजन के लिए तैयार हो गई। और जब अर्धसूत्री विभाजन के लिए कोशिकाएं तैयार होती हैं, देखते हो कि कुछ लोग बारात में तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग ही खास होते हैं। इसमें से कोशिका तो बहुत सारी बनती हैं, लेकिन इसमें से कुछ कोशिकाएं ही क्या होती हैं अर्धसूत्री विभाजन के लिए तैयार होती हैं। तो जो अर्धसूत्री विभाजन के लिए तैयार होती हैं, उस कोशिका को बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यही कोशिका चेंज हो गई, ये तैयार हो गई दूल्हा बनने के लिए, समझ लो। इस कोशिका को ही बोल देंगे क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इन स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ कोशिकाएं क्या हो गई तैयार हो गई अर्धसूत्री विभाजन के लिए, जिस कोशिका का नाम हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहां हमने लिख दिया क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये कोशिका 2n थी। अभी ये कोशिका किस नंबर में थी, अभी गुणसूत्रों की संख्या इसमें कितना है 46 है। यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करती हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। इसमें विभाजन होता है कौन सा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट करके ये कितने में बढ़ जाएंगी, ये एक कोशिका बढ़ गई 2 कोशिका में, और इसके साथ साथ इसमें गुणसूत्रों की संख्या भी क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, यानी n और n। अब इसका नाम देखो, अभी था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। समझ में आ गया। यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चेंज हो गई अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई आधी हो गई। अब ये गुणसूत्रों की संख्या पुनः इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में पुनः अर्धसूत्री विभाजन होगा। पुनः क्या होगा अर्धसूत्री विभाजन, और ये जो अर्धसूत्री विभाजन होगा वो सेकेंड होगा, क्योंकि फर्स्ट यहां हो चुका है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट सेकंड होगा, और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड याद रखना हमेशा मियोसिस के जैसे काम, हमेशा समसूत्री विभाजन के जैसे ही काम करती है। यानी समसूत्री विभाजन में केवल कोशिका बढ़ता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है। उसी तरह अर्धसूत्री सेकंड में केवल कोशिका का विभाजन होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है। तो इसमें भी एक सेल, ये 2-2 सेल बना ली, और 2-2 सेल जब बनाई तो इसमें वही सेम गुणसूत्र रहे, गुणसूत्र क्या रहे सेम रहे। अब ये जो सेल बना इसका नाम हो जाता है स्पर्मेटिड्स। इसको क्या बोलेंगे स्पर्मेटिड्स, और यही स्पर्मेटिड्स रूपांतरित हो जाती है। यही स्पर्मेटिड्स क्या हो जाती हैं रूपांतरित हो जाती हैं, और रूपांतरित होकर 4 स्पर्म का क्या कर लेती हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म का निर्माण हो गए 4 स्पर्म का निर्माण हो गया। इसको बोलते हैं क्या स्पर्म, और इन सारी प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आ गया। ये पूरी प्रक्रिया किसमें हो गई टेस्टिस में।
टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, और स्पर्मेटोगोनिया सेल से, स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्म का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब देखो स्पर्म का निर्माण ऐसे ही नहीं हो जाता है, स्पर्म का निर्माण होता है किशोरावस्था में, यानी जब बच्चा प्यूबर्टी एज में आता है, यानी 13 से लेके 17 साल में। अब इसको हम मिटा रहे हैं, कब बनता है ये बता दूं कि जब वो बच्चा किस एज में आता है, प्यूबर्टी एज में 13 से 17 साल में आता है, तब तक क्या होता है, इस काम के लिए हाइपोथैलेमस एकदम शांत पड़ा होता है। हमारे अंदर जो ग्लैंड्स होती है हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस क्या होता है, और सारा काम करता है, लेकिन स्पर्म बनाने के लिए ये 13-14 साल एकदम सोया रहता है, कुछ पता ही नहीं रहता कि हमको क्या करना, सुस्त पड़ जाता है, वनवास चला जाता है ये। इसके बाद अचानक जैसे प्यूबर्टी एज आती है, ये एकदम से झकास से उठता है और कहता है कि एक हार्मोन जल्दी रिलीज करो। कौन सा, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये तुरंत रिलीज करता है, एकदम से उठता है धबक धबक से और कहता है क्या, जल्दी से रिलीज करो, बच्चा किस एज में आ गया है, प्यूबर्टी एज में, यानी से 13 से 14 वो क्रॉस करने वाला है। तुरंत ये हाइपोथैलेमस रिलीज करती है एक हार्मोन जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जब एक्टिव होता है तो ये जाके मारता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग, ये मस्तिष्क में होता है, और कितने भाग, दो भाग, अग्रभाग और पश्च भाग। अब क्या होता है कि ये कहता है अपने अग्रभाग से कि जल्दी जल्दी हार्मोन्स, तो ये दो प्रकार के हार्मोन्स निकालता है, एक को कहते हैं LH और एक को कहते हैं FSH। LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ये होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH हार्मोन क्या होता है, LH हार्मोन जाता है तुरंत, अब ये जब जग जाता है तो ये पहुंचता है कहाँ, टेस्टिज में। ये जग के कहाँ पहुंच गया, टेस्टिज में, और टेस्टिज में जाके मैं बताई थी, टेस्टिज में कोशिका होती है लीडिंग कोशिका, टेस्टिज में जाके लीडिंग कोशिका को जगाता है। किस कोशिका को, लीडिंग सेल को जगाता है, और लीडिंग सेल को कहता है कि अब तू हार्मोन रिलीज करो। कौन सा, एंड्रोजन, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन रिलीज करने के लिए क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और जाके इसको एक थप्पड़ मारता है और कहता है जल्दी से हार्मोन क्या करो, रिलीज करो, नहीं तो बच्चा वो प्यूबर्टी एज को भी क्रॉस कर लेगा। और जैसे ही ये जाता है लीडिंग सेल को जगाता है, लीडिंग सेल क्या करती है, हार्मोन्स निकालने लगती है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, और वो जाके स्पर्मेटोगोनिया सेल को, जो भी बना है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में था, उस स्पर्मेटोगोनिया सेल को एक्टिव कर देता है और कहता है जल्दी जल्दी क्या करो, स्पर्म का निर्माण करो। और यहाँ से स्पर्म निर्माण करना क्या हो जाता है, इस प्रक्रिया द्वारा उस बच्चे में स्पर्म का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया कहलाती है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो स्पर्म बना था वो स्पर्म अभी मैच्योर नहीं था, वो जाके सर्टोली कोशिका में, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया के बगल में ही रहता है क्या, सर्टोली कोशिका, और उस सर्टोली कोशिका में अंतर स्थापित हो जाता है, यानी धस जाता है। जैसे ये कोशिका है और ये कोशिका में क्या होता है, स्पर्म जाके धस जाता है और इससे अपना पोषण लेना शुरू कर देता है। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में जो सर्टोली कोशिका होता है वो स्पर्म को पोषण देने का कार्य करता है। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि सर्टोली कोशिका का क्या कार्य है, तो स्पर्म का पोषण देना, यानी शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। और FSH है, और जो जितने भी इसमें क्रियाएं हो रही हैं उन सारी क्रियाओं में क्या करता है, सहायता करता है। इस तरह अपना स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा क्या हो जाता है, खत्म।